दोस्तों नमस्कार। हमर पाठशाला रायपुर द्वारा आयोजित IC38 की इस अगली कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्राहक सेवा पर। यह IC38 का चैप्टर नंबर 2 है। ग्राहक सेवा जीवन बीमा के कारोबार में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जीवन बीमा ही नहीं, किसी भी कारोबार में ग्राहक जो सेवा है वो आज की तारीख में सर्वोपरि है। हम ग्राहक को किस तरीके से अपने से जोड़ कर रखें, ग्राहक से हम कैसे संबंध स्थापित करें, एक ग्राहक दीर्घ काल तक हमारे साथ कैसे जुड़ा रहे, इन सब चीज़ों पर जो है काफ़ी काम किया जाता है हर कारोबार में। तो इसी विषय पर हम यहाँ पर बात करेंगे और ये जो चैप्टर है वो इसी विषय को लेकर है। आइए, सेवा की गुणवत्ता जो है वो किन-किन चीज़ों पर निर्भर करती है? विश्वसनीयता, ठीक है? विश्वसनीयता, जवाबदेही, आश्वासन, परानुभूति और मूर्त वस्तुएँ। तो ये जो 5 जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इन पर जो है वो सेवा की गुणवत्ता निर्भर करती है कि आपके प्रति आपका ग्राहक कितना विश्वास करता है, आपकी जवाबदेही आपके ग्राहक के प्रति कितना है, आप ग्राहक को जो आश्वासन देते हैं या दिए हैं, उस पर आप कितना अ, खरे उतरते हैं और आपकी परानुभूति कितनी, ग्राहक के समस्याओं को और उनकी उसकी जो एक भावनाएं, उनको आप कितना समझते हैं, परानुभूति। और मूर्त वस्तुएं, ठीक है, ग्राहक का जीवन मूल्य, ग्राहक के साथ एक लंबी अवधि तक अच्छा संबंध बनाए रखने से प्राप्त होने वाले कुल आर्थिक लाभ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी एक ग्राहक का जीवन मूल्य मतलब ग्राहक का लाइफ टाइम जो वैल्यू है, एक बतौर एक संस्था या एक कारोबारी आपके लिए क्या है, ठीक है? ग्राहक का जीवन मूल्य जो है वो उसको और विस्तार में समझाया गया है यहाँ पर। ऐतिहासिक मूल्य, हिस्टोरिकल मूल्य, वर्तमान मूल्य और संभाव्य मूल्य, यानी 3, जैसे 3 काल होते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। एक ग्राहक ऐतिहासिक मूल्य, प्रीमियम एवं अन्य आय का को जो अतीत में ग्राहक से प्राप्त किए गए हैं। प्रीमियम शब्द यहाँ दोस्तों आया है। प्रीमियम को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि जो रिस्क ट्रांसफर हम करते हैं एक बीमा कंपनी की तरफ, तो उसके बदले में हमको जो है बीमा कंपनी हमसे कुछ पैसा लेती है, उसको कहते हैं प्रीमियम, ठीक है? जैसे मान लीजिए अगर आप एक पेन खरीदते हैं तो 10 रुपये 20 रुपये का जो भुगतान आप करते हैं, उस पेन का मूल्य है। तो यहाँ पर जो बीमा कारोबार में जो रिस्क या जोखिम को जो बीमा कंपनियां स्वीकार करती हैं, तो बदले में हमसे कुछ चाहती हैं, उस मूल्य को कहते हैं प्रीमियम, ठीक है? तो एक ग्राहक से जितना हमें प्रीमियम प्राप्त हुआ है अतीत में, वो उसका ऐतिहासिक मूल्य है। वर्तमान मूल्य मतलब भविष्य में प्रीमियम का वर्तमान मूल्य जिसके मौजूदा व्यवसाय बने रहने की स्थिति में प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है, ठीक है? मतलब हम ग्राहक से कितना जो है मौजूदा समय में कितना प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं, वो उसका वर्तमान मूल्य होगा। और पोटेंशियल वैल्यू का मतलब संभाव्य मूल्य, मतलब भविष्य में हम नए उत्पाद आएंगे, नए हमारा जो नया कुछ भी आता है मार्केट में, हम लाते हैं, प्रोडक्ट लाते हैं, तो उसके माध्यम से हम ग्राहक को क्या वापस प्रोडक्ट बेच सकते हैं या ग्राहक हमसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा, वो उसका पोटेंशियल वैल्यू या संभाव्य मूल्य है। विश्वास जो है हर कारोबार का एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि विश्वास जो है आपस में होना चाहिए। ग्राहक का एजेंट के साथ, एजेंट का बीमा कंपनी के साथ, ये विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास की कमी है तो शायद कारोबार हम उतने बेहतर तरीके से नहीं कर सकते या कारोबार संभव नहीं है, ठीक है? तो विश्वास के जो 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं वो है आकर्षण, संवाद और उपस्थित रहना। अब संवाद की प्रक्रिया में, संवाद जो है किसी व्यक्ति से जब हम संवाद करते हैं, अपने ग्राहक से या आपस में भी हम एक दूसरे से जब बात करते हैं, तो हम 4 तरीके से संवाद कर सकते हैं। एक तो मौखिक करते हैं, यानी हम जो बोलते हैं वो है। दूसरा, हम कई बार लिख के देते हैं, जैसे हमने व्हाट्सएप पे अगर किसी को कोई मैसेज किया, तो वो संवाद है लेकिन वो लिखित में है, मौखिक नहीं है। गैर मौखिक का मतलब होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में बहुत जैसा ऐसे होते हैं जो इशारे से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को देख के मुस्कुराया, यानी हम बोल कुछ नहीं रहे हैं, लिख कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन मुस्कुराने का मतलब ये है कि हमने उसको एक अच्छा जेस्चर दिया, यानी अच्छा एक संदेश भेजा कि मैं आपसे आपको देखकर मुझे अच्छा लगा, ठीक है? शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज मतलब दोस्तों ये भी एक
तरह का कम्युनिकेशन या एक तरह का संवाद है कि हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम किस तरीके से चलते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। ये भी एक मतलब इसको 4 भागों में बाँटा जा सकता है। अब गैर मौखिक जो संवाद है उसमें शानदार पहला प्रभाव डालना, ठीक है? और शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। अब जैसे हमेशा समय के पाबंद रहें, जैसे इसमें क्या ज़रूरी है एक अभिकर्ता या एक एजेंट के लिए हमेशा समय के पाबंद रहे। यानी अगर आप किसी से मिल को आपने कोई आश्वासन दिया है कि मैं आपके पास कल जो है शाम को 5 बजे आऊँगा, तो आप अपने समय पर पाबंद रहें, अपने आप को उचित तरीके से पेश करें। जब आप जाएँ किसी के पास तो आपके जाने का तरीका आपका जैसे एक बहुत सिंपल बात है, आप अगर किसी से मिलते हैं तो आपको उस व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति के समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा समय ना चुनें जिस समय वो व्यस्त होगा या वो अपने निजी कामों की वजह से आपसे मिलना उसके लिए संभव नहीं होगा। आत्मविश्वास से भरपूर एक विजेता का मुस्कान, यानी जब आप किसी से मिलते हैं तो आपके चेहरे पर जो आत्मविश्वास है वो अगले व्यक्ति को कितना प्रभावित करेगी, ये आपके चेहरे पर डिपेंड करता है। खुला आत्मविश्वासी और सकारात्मक होना, हमेशा सकारात्मक रहिए, किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह से मत ग्रसित होइए, है ना? और दूसरों के प्रति सम्मान के साथ मिलिए। दूसरे व्यक्ति में दिलचस्पी, माने ये एक बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि हमें दूसरों की बातों पर भी दिलचस्पी रखना ज़रूरी है। जब हम अपने ग्राहक से बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी दिलचस्पी किस चीज़ में है। हमारी दिलचस्पी तो ठीक है, हम बताएँगे, लेकिन उसकी दिलचस्पी या उसके इंटरेस्ट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। शारीरिक भाषा, यानी मैंने कहा कि शारीरिक भाषा मतलब आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास जो है वो दिखता है। दूसरा भरोसा, आपको कितना भरोसा है अपने आप पर और सामने वाले पर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण कौशल, एक्टिव लिसनिंग जो है मतलब सुनना, एक अच्छा वक्ता होने के लिए अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है, ये ऐसा कहा जाता है। यानी अगर आप किसी को सुन नहीं सकते तो आप अच्छा बोल भी नहीं सकते। जहाँ हम ना केवल शब्दों को सुनने का प्रयास करते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण दूसरे व्यक्ति द्वारा भेजे गए पूरे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। सक्रिय रूप से सुनने के तत्व मतलब एक्टिव लिसनिंग जिसको कहते हैं दोस्तों, ध्यान देना। मतलब अगर आप सक्रिय रूप से सुनना किसे कहते हैं? ध्यान देना, यह दिखाना कि आप सुन रहे हैं, यानी सिर्फ़ आप सुन नहीं रहे हैं, आपको ये बीच-बीच में बताना भी पड़ेगा कि हाँ, मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रहा हूँ। फीडबैक, यानी आप उसपे प्रतिक्रिया भी दीजिए। जैसे आप सुन रहे हैं, हाँ कहिए या अच्छा कहिए, है ना? जो भी कहना आप कहिए। पूर्वाग्रही नहीं होना, यानी मैंने बोला कि किसी के बारे में कोई चीज़ से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति अच्छा है या ये व्यक्ति खराब है। हमें न्यूट्रल होके या मतलब एक सामान्य तौर पे लोगों को देखना चाहिए। उचित प्रतिक्रिया देना, यानी समय पर अगर आप से किसी से बात कर रहे हैं तो उसको जवाब देना और एम्पैथेटिकली सुनना, उसकी परानुभूतिपूर्वक सुनना, यानी उसकी भावना को भी आपको समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है। तो ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है दोस्तों, अब इसमें हम जो प्रश्न है उसको ले लेते हैं। ग्राहक का आजीवन मूल्य का क्या मतलब है, ठीक है? इसका 4 विकल्प हैं, इसमें से तीसरा विकल्प जो है वो सही है, वो क्या है? आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी एक ग्राहक के साथ जितना लंबा संबंध होगा, उससे आपको कारोबार में उतना ही आप लाभ कमा सकते हैं। तो ये ग्राहक का आजीवन मूल्य, यानी एक ग्राहक को अगर आप आजीवन अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं, तो उससे होने वाले लाभ जो हैं वो आपके ग्राहक के आजीवन मूल्य उसको कहा जा सकता है, ठीक है? यानी दीर्घकालीन संबंध से प्राप्त जो किया जा सकता है लाभ, वो उसको हम ग्राहक का आजीवन मूल्य कहते हैं। दूसरा, उस परिदृश्य को पहचानें जहाँ बीमा की ज़रूरत पर एक बहस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? उसका उत्तर है तीसरा, तृतीय पक्ष के दायित्व के लिए मोटर बीमा। ये दोस्तों भारत में जो है वो एक बीमा जो है वो कानूनी तौर पे कराना ज़रूरी है, उसको बोलते हैं मोटर तृतीय पक्ष मोटर बीमा। और बाकी बीमा जो है वो कानूनी तौर पे कहीं ज़रूरी नहीं है। यानी जीवन बीमा और बीमा आप करा सकते हैं, चाहे नहीं करा सकते, लेकिन मोटर बीमा आपको कराना आवश्यक है। और इसको समझने के लिए आपको मैं बता दूँ कि मोटर बीमा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक गाड़ी में जैसे अगर आपके पास एक कार है, तो उसमें 3 तरह का जोखिम होता है। एक जोखिम होता है कार का खुद का, यानी कार मान लीजिए चोरी हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई या बाढ़ भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा के चलते अगर उसमें नुकसान हो गया, तो कार का जो एक मूल्य है उसका नुकसान हो सकता है। दूसरा नुकसान हो सकता है कि कार अगर दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उसमें कार में जो बैठे लोग हैं
उनको कोई हानि हो जाए, उनकी जान माल का खतरा हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि आपकी कार की वजह से सामने वाले को नुकसान हो जाए। जैसे मान लीजिए आपकी कार में आप सड़क पे चल रहे हैं और सामने से कोई व्यक्ति आ गया, उसको आपने टक्कर मार दी। तो इसमें ना तो कार को नुकसान हुआ या कार में बैठे व्यक्ति को, लेकिन सामने वाले को नुकसान हो गया। तो अब कार आपकी है, उसका नुकसान आप वहन कर सकते हो, आप कार में बैठे हैं, चला रहे हो, आप अपना नुकसान भी वहन कर सकते हो। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को, जिसको अगर आपकी कार की वजह से नुकसान हुआ, तो उसको अगर कोई नुकसान होता है तो वो कानूनी तौर पे आपको देना ही पड़ेगा, उसकी बाध्यता है। तो अब कितने का नुकसान होगा, ये इसके इसका पूर्वानुमान चूंकि नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए ये कानूनी तौर पे बाध्यता कर दी गई है कि कार का तृतीय पक्ष का बीमा यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। अभी एक पिछले कुछ 10 सालों पहले एक घटना हुई थी दोस्तों, दिल्ली में एक स्कूटर को ट्रक ने टक्कर मार दी और उस स्कूटर पर बैठा व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो उस व्यक्ति के परिवार ने कोर्ट में दावा किया कि इस हमें 7 करोड़ रुपए का कंपनसेशन चाहिए या क्षतिपूर्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो स्कूटर चला रहा था वो अमेरिका में डॉक्टर था। उसकी इनकम इतनी ज्यादा थी कि उसके ना रहने पर उसके परिवार को उतनी आर्थिक क्षति होने वाली थी। तो कोर्ट ने 7 करोड़ का दावा जो है देने का निर्णय दे दिया। अब ट्रक के मालिक के लिए क्या संभव है कि वो 7 करोड़ रुपए दे पाए? संभव नहीं है। तो इसीलिए बीमा कराना जरूरी है, क्योंकि बीमा कंपनी 7 नहीं 70 करोड़ करोड़ भी दे सकती है, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो इसलिए कानूनी तौर पे ये बाध्यता है कि थर्ड पार्टी बीमा कराना आवश्यक है, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी यानी कितना दायित्व उत्पन्न होगा, इसका कोई पूर्वानुमान या पूर्वाभास नहीं लगाया जा सकता। वो करोड़ों में भी हो सकता है। इसलिए एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि जितना भी दायित्व उत्पन्न हो वो दे। इसलिए बीमे के माध्यम से अगर आप उसको इंश्योर कर लेंगे या तो दोस्तों, ये क्लियर हो गया कि तृतीय पक्ष मोटर बीमा भारत में क्यों जरूरी है। अगला प्रश्न लेते हैं। अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत करने के लिए ग्राहक के माध्यम से IRDA से संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो इसका एक अलग चैप्टर है, इसलिए अपन इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के संबंध में भी एक अलग चैप्टर उस पर बात करेंगे। ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। इसका उत्तर है चौथा, समय पर चलकर, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वासी होकर। ठीक है, तो ये जैसे इसमें सारे विकल्प सही हैं, आत्मविश्वासी, समय पर चलना, रुचि दिखाना, तो ये तीनों चीजें जरूरी है, इसलिए इसका विकल्प चौथा होगा। अब अगला प्रश्न दोस्तों कि सही कथन का चयन करें। इसमें क्या है कि बीमा बेचते समय नैतिक आचरण असंभव है। इसका तीसरा उत्तर देखते हैं। नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, नैतिक आचरण जरूरी है हर काम को करने के लिए। जो संबंध ग्राहक के साथ हो चाहे बीमा कंपनी के साथ हो, एक एजेंट का, वो दोनों को बेहतर बनाता है, उससे लाभ होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, सक्रिय रूप से सुनने में शामिल है। इसमें इसका उत्तर है विकल्प 4। तो वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाना और मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना। ये दोस्तों मैंने जैसे जब उसके विषय पर बात कर रहे थे, तो ये चारों चीजें जो हैं वो जरूरी हैं। ठीक है, मतलब ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाना और मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर है आपको समझ आया होगा, और ये जो प्रश्न है वो भी आप उससे रिलेट कर पाए होंगे। और अगले चैप्टर में हम फिर मिलते हैं आपसे नए विषय और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।